हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीपीसी का ऑर्डर 5 करेंगे जो कि इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स की बात करता है और इससे रिलेटेड सेक्शन 27 से 32 तक के जितने भी प्रोविजन है वो मैंने प्रीवियस की वीडियोस में कवर किए हैं, तो आप उनको उन वीडियोस से पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑर्डर 5। ऑर्डर 5 की फर्स्ट सब हेडिंग कहती है इशू ऑफ समन्स। इसके अंदर सब हेडिंग्स है। उसकी पहली हेडिंग हम ले रहे हैं इशू ऑफ समन्स, जिसका रूल 1 है समन। अब ये रूल 1 जो है ये बताता है कि समन क्या होते हैं और कब सर्व करना है। फर्स्ट पॉइंट कहता है व्हेन अ सूट हैज बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अ समन्स मे बी इशू टू द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम एंड टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस इफ एनी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑन दैट डिफेंडेंट। ठीक है, तो सेक्शन 27 में भी हमने यही बात पढ़ी थी कि जब प्लेंटिफ जो है अपना सूट इंस्टीट्यूट करवाता है कोर्ट में जाकर, तो सबसे पहला काम जो कोर्ट करने वाला है वो क्या है कि वो डिफेंडेंट को समन सर्व करता है और डिफेंडेंट को ये बताता है कि आपके अगेंस्ट प्लेंटिफ ने जो है वो क्या किया है, इस कोर्ट के अंदर सूट को इंस्टीट्यूट किया है, तो आप कोर्ट में आइए और आपका डिफेंस जो है प्रेजेंट कीजिए, है ना, आपका रिटन स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर फाइल कीजिए। तो रूल 1 यही कह रहा है कि जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है तो समन इशूड होते हैं डिफेंडेंट को। ठीक है, क्यों इशू होते हैं कि आप आइए, अपीयर होइए कोर्ट के अंदर और आंसर कीजिए और आपका रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करो, है ना। और ये जो समन है वो कितने डेज, हमने 27 में पढ़ा था कि 30 डेज के अंदर अंदर जो है डिफेंडेंट को समन सर्व हो जाने चाहिए। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑन दैट डिफेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे डिफेंडेंट के लिए बोला जा रहा है कि डिफेंडेंट को 30 दिन के अंदर अंदर अपना जवाब देना है। ठीक है, कोर्ट में प्रेजेंट होना है या फिर अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है। क्लियर हुआ? Now provided that no such summons shall be issued when a defendant has appeared at the presentation of plaint and admitted the plaintiff's claim। ठीक है, लेकिन समन कब इशू करने की जरूरत नहीं है, जब डिफेंडेंट खुद ही उस टाइम में कोर्ट में प्रेजेंट है। जब प्लेंटिफ अपना सूट जो है कोर्ट में इंस्टीट्यूट करवा रहा था, अपनी प्लेंट को प्रेजेंट करवा रहा था, उस वक्त डिफेंडेंट भी उसके साथ वहीं पे ही प्रेजेंट था। उस केस में डिफेंडेंट को समन सर्व करने की जरूरत नहीं है। या फिर जो है क्या, अगर डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के क्लेम को एडमिट कर लिया, ठीक है, वो अगर कह देता है कि हाँ मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें हैं जो प्लेंटिफ मेरे अगेंस्ट इस सूट के थ्रू लेके आ रहा है, अगर वो ऐसा एडमिट कर लेता है तो उस केस में भी कोर्ट को डिफेंडेंट को समन सर्व करने की नीड नहीं है। क्लियर हुआ रूल 1? अब इसका नेक्स्ट प्रोवाइडेड देखते हैं। Provided further that where the defendant fails to file the written statement within the said period of 30 days, he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court for reasons to be recorded in writing, but which shall not be later than 90 days from the date of service of summons। ठीक है, तो ये वाला प्रोवाइडेड ये कह रहा है कि जब डिफेंडेंट को हमने समन सर्व किया ना, तो उसको हमने 30 डेज दिए थे कि आप 30 डेज के अंदर अंदर हमें क्या कीजिए, आपका जवाब दो या रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करो या फिर कोर्ट के अंदर आके प्रेजेंट हो जाओ। ठीक है, लेकिन अगर वो 30 डेज के अंदर ये काम नहीं कर पाता, ना वो अपीयर हो रहा है और ना ही वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल कर रहा है, तो उस केस में कोर्ट जो है उसको क्या करेगी, उसके टाइम को एक्सटेंड करेगी। ठीक है, और ये टाइम कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, ये टाइम 90 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 30 + 60 डेज। ठीक है, 30 + 60 डेज कितने हो गए, 90 डेज। ठीक है, तो उसको 60 दिन और देगी कोर्ट। ठीक है, टोटल 90 डेज हैं। ठीक है, तो उसको 60 दिन और देगी कि भैया कोई बात नहीं, अगर आप 30 डेज के अंदर अंदर नहीं लेके आए हो तो हम आपको और टाइम दे रहे हैं, आप अब आपका जो है रिटर्न स्टेटमेंट जो है आप फाइल कर दीजिए। ठीक है, तो ये प्रोवाइडेड यही कह रहा है कि बट विच शैल नॉट बी लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। ठीक है, डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन याद रखना, ऐसा नहीं कि एक्सपायरी हो गया 30 डेज तो अब यहाँ से काउंट होगा, नहीं, सर्विस की डेट से ही ये वाले जो पीरियड है ये काउंट होगा। क्लियर हो गया, टोटल 90 डेज है ना। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इसका पॉइंट 2 कहता है, अभी तक हमने 1 पॉइंट पढ़ा था, उसके 2 प्रोवाइडेड पढ़े थे हमने। ठीक है, अब हम इसका पॉइंट 2 पढ़ते हैं। अ डिफेंडेंट टू हुम अ समन हैज बीन इशूड अंडर सब रूल 1 may appear in person by a pleader duly instructed and able to answer all material questions relating to the suit by a pleader accompanied by some person able to answer all such questions। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो डिफेंडेंट जिसको कि समन इशू हुए हैं सब रूल 1 के अंदर, जो अभी हम बात करके आए हैं ना, तो वो क्या कर सकता है, वो खुद प्रेजेंट हो सकता है कोर्ट के अंदर। इन पर्सन लिखा है मतलब वो खुद आएगा,
या फिर वो क्या करेगा कि उसके प्लीडर को इंस्ट्रक्ट करके भेजेगा कि जो भी क्वेश्चन है उसके तुम आंसर दे देना, उसको पूरा बता देगा सब कुछ, तो उसका प्लीडर आके उसके बिहाफ पे कर देगा। या फिर वो क्या करेगा कि प्लीडर के साथ किसी ऐसे पर्सन को भेजेगा जो कि उन क्वेश्चंस के आंसर कर सकता है। ठीक है, तो 3 तरीके से वो अपनी प्रेजेंस जो है कोर्ट में दे सकता है, सब रूल 2 ये कहता है। नाउ सब रूल 3, एवरी सच समन शैल बी साइंड बाय द जज और सच ऑफिसर एज ही अपॉइंट्स एंड शैल बी सील्ड विद द सील ऑफ द कोर्ट। ठीक है, अब समन पे क्या क्या होगा, एक तो जज के साइन होंगे, पहली चीज तो ये, और कोर्ट की सील होगी। ठीक है, 2 चीजें होंगी, पहला तो जज का साइन होगा या फिर कोई और ऑफिसर जो कि अपॉइंट कर रखा है उस बिहाफ पे कि हाँ जज नहीं है तो आप भी इस पे आपका साइन कर सकते हैं, वो पर्सन हो सकता है। और साथ ही में हमको क्या लगानी है, उस कोर्ट की सील भी लगानी है। ठीक है, साइन एंड सील ये 2 चीजें समन पे लगेगी। क्लियर हुआ? नाउ रूल 2, कॉपी ऑफ प्लेंट एनेक्स टू समन्स। ठीक है, जब भी हम समन भेज रहे हैं ना डिफेंडेंट को, तो उसके साथ हम प्लेंट की कॉपी भी लगाएंगे। सब रूल 2 ये कहता है एवरी समन शैल बी अकम्पेन्ड बाय अ कॉपी ऑफ द प्लेंट। ठीक है, तो हर एक समन, जो भी समन जाएगा उसके पीछे प्लेंट की कॉपी लगेगी। ठीक है, रूल 2 ये कह रहा है। नाउ रूल 3, कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन। इसका ये 1 कहता है वेयर द कोर्ट सीज रीजन टू रिक्वायर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट द समन शैल ऑर्डर हिम टू अपीयर इन पर्सन इन कोर्ट ऑन द डे देयर इन स्पेसिफाइड। ठीक है, अब रूल 3 के अंदर कह रहा है कि जहां कोर्ट को लग गया कि नहीं डिफेंडेंट को खुद को प्रेजेंट होना है कोर्ट में, तो उस केस में वो समन पे ये लिख देगा कि आपको खुद को आना है। अभी हमने क्या पढ़ा था रूल 1 के सब रूल 2 के अंदर कि या तो वो खुद आएगा या अपने प्लीडर को भेज देगा या फिर किसी और पर्सन को भेज देगा। लेकिन रूल 3 का सब रूल 1 क्या कह रहा है कि अगर जहां कोर्ट को लग रहा है कि उसकी पर्सनल अपीयरेंस चाहिए कोर्ट को, है ना, कि वो खुद कोर्ट के अंदर आए, तो उस केस में वो समन पे ये ऑर्डर कर देगा कि आपको खुद कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होना है। क्लियर हुआ? Now 2, where the court sees reason to require the personal appearance of plaintiff on the same day, it shall make an order for such appearance। ठीक है, और साथ ही में कोर्ट क्या करेगा, प्लेंटिफ अगर कोर्ट को लग रहा है कि जब डिफेंडेंट कोर्ट के अंदर आ रहा है, जिस दिन डिफेंडेंट को कोर्ट जो है बुला रहा है उसी दिन क्या करेगा, अगर प्लेंटिफ अगर कोर्ट को लग रहा है कि प्लेंटिफ को भी उसी दिन आना चाहिए जिस दिन डिफेंडेंट आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में कोर्ट जो है प्लेंटिफ को भी ऑर्डर करेगा कि इस दिन हमने डिफेंडेंट को बुलाया है और इस दिन आपकी प्रेजेंस भी जरूरी है, तो आप भी इस दिन कोर्ट के अंदर आना। ठीक है, क्लियर हुआ ये? नाउ द नेक्स्ट रूल 4 कहता है नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्राइटेरिया बताया है कि कब कब हम उसकी पर्सनल अपीयरेंस को जो है कॉल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। ठीक है, ये कंडीशंस होगी तो ही हम उसको ऑर्डर करेंगे कि आप पर्सनली अपीयर होइए, अदरवाइज हम उसको ऐसा कोई ऑर्डर नहीं देंगे कि आप पर्सनल आइए। अब पढ़ते हैं, नो पार्टी शैल बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस ही रिसाइड्स ए विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, जब वो पर्सन क्या है कोर्ट के ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर अंदर ही रह रहा है, तब हम उसको ऑर्डर कर देंगे कि नहीं आप कोर्ट में आके ही आपका जो भी जवाब है वो दीजिए। पहली कंडीशन तो ये कि लोकल लिमिट्स के अंदर अंदर रह रहा है वो। तो B, without such limits but a place less than 50 or where there is a railway or steamer communication or other established public convenience for 5/60 of the distance between the place where he resides and the place where the court is situated, less than 200 miles distance from the courthouse। तो बी पॉइंट क्या कह रहा है कि जहाँ पे पर्सन जो है ऑर्डिनरी कोर्ट की ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं है, ठीक है ना, जिसको हमें कोर्ट में बुलाना है वो ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर रिसाइड नहीं कर रहा, उस केस में अगर वो पर्सन जो है कोर्ट हाउस मतलब कि कोर्ट की सीमा में या कोर्ट के पास लेस देन 50 और 200 माइल्स, ठीक है, या तो 50 या फिर 200 माइल के अंदर अंदर रह रहा है, ठीक है, 50 to 200 माइल्स के अंदर अगर वो पर्सन रह रहा है, कोर्ट से 50 to 200 माइल्स के अंदर अगर वो पर्सन रह रहा है, तो उस केस में जो है कोर्ट उसको बोलेगी कि आपको जो है पर्सनली कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ेगा आपका जवाब देने के लिए। ठीक है, साथ ही में एक चीज़ और लिखी यहाँ पे कि जहाँ कहीं पे भी रेलवे स्टीमर कम्युनिकेशन और ये सारी चीज़ें, उस केस में 5-6 ऑफ डिस्टेंस पे अगर वो पर्सन रहता है तो उस केस में भी उसको कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो बी के अंदर अपन को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली वो ये है 50 और 200 माइल्स। ठीक है,
लेस देन 50 और लेस देन 200 माइल के डिस्टेंस पे अगर वो पर्सन रिसाइड कर रहा है तो उस केस में उसे कोर्ट में आना पड़ेगा। क्लियर हो गया। इसी के साथ और भी एक्सेप्शंस है, वो हम तब पढ़ेंगे डिटेल में जब हम सेक्शन 132 और 133 पढ़ेंगे। उसके अंदर एक्सेप्शंस दे रखे हैं कि कौन कौन से पर्सन जो है एग्जेम्प्ट है और वो कोर्ट में नहीं आ सकते और कोर्ट उनको बुलाएगा भी नहीं। ठीक है, वो एग्जेम्प्ट है कोर्ट में अपनी अपीयरेंस के लिए। वो हम तब पढ़ेंगे जब हम सेक्शन 132 और 133 जब हम मिसलेनियस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट रूल, Rule 5. Summon to be either to settle issues or for final disposal. The court shall determine at the time of issuing the summons whether it shall be for the settlement of issues only or for the final disposal of suit, and the summon shall contain the direction accordingly. ठीक है, तो रूल 5 से हमें एक चीज पता चल रही है कि समन जो है ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, समन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए या फिर फाइनल डिस्पोजल के लिए। ठीक है, समन 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके के समन जो है कोर्ट इशू करता है। पहला तो है कि वो समन सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए है। सेकंड, वो समन फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट के लिए। तो कोर्ट जब भी समन इशू करेगा ना तो उस समन में कोर्ट ये मेंशन करेगा कि वो समन जो है वो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए सर्व कर रहा है या फिर वो फाइनल डिस्पोजल के लिए सर्व कर रहा है। ठीक है, ये बात कोर्ट जरूर लिखेगा, ये मैंडेटरी है कोर्ट को लिखना कि वो समन जो है एक्चुअल में किस चीज के लिए सर्व कर रहा है। ठीक है, तो समन 2 तरीके के होते हैं, एक तो सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए होता है और एक फाइनल डिस्पोजल के लिए होता है। ये रूल 5 हमें बताता है। ठीक है, तो समन आर ऑफ 2 टाइप। क्लियर हो गया। सेटलमेंट ऑफ इश्यूज मतलब वही होता है, अगर कोई डाउट हो रहा है कि सेटलमेंट ऑफ इशू क्या होता है, जहाँ पे इश्यूज डिसाइड किए जाते हैं और फिर उसके आगे जो है सारा प्रोसीडिंग्स वगैरह चलती है, जहाँ पे मेन जो आपके इशू है ना जिसके ऊपर आपका सूट चलने वाला है वो डिसाइड होते हैं, उसको हम कहते हैं सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। ठीक है, और फाइनल डिस्पोजल का मतलब कि फाइनली कोर्ट जो है अपना जजमेंट दे देगा और डिक्री पास करेगा, उसको हम कहते हैं फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट। ठीक है, इसका प्रोवाइडेड पढ़ते हैं, इन एवरी सूट हर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ स्मॉल causes the summon shall be for the final disposal of the suit। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जहां पे अगर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज है ना तो वहां पे हमेशा समन जो है वो फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट के लिए ही सर्व होंगे। ठीक है, वहां पे सेटलमेंट का समन कभी सर्व होगा ही नहीं, ये बात याद रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री में भी पूछ लिया जाता है कि अगर स्मॉल कॉज कोर्ट का समन है तो वो समन किस तरीके का होगा, वो समन हमेशा फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट का ही होगा। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट रूल, रूल 6 कहता है फिक्सिंग डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। अब यहाँ पे कोर्ट जो है ना वो क्या करता है, डेट फिक्स करेगा कि कब आना है। The day under sub rule 1 of rule 1 shall be fixed with reference to the current business of the court, the place of residence of the defendant, and the time necessary for the service of summons. And the day shall be so fixed as to allow the defendant sufficient time to enable him to appear and answer on such day. तो इसका मतलब कोर्ट जो है ऐसे कोई ऐसा टाइम वाइम फिक्स नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें देखेगा कि समन की सर्विस में कितना टाइम लग रहा है, कितनी दिन में वो डिफेंडेंट के पास जाके पहुंचेगा, डिफेंडेंट को कितना टाइम लगेगा यहाँ आने में, ये सारी चीज़ें कोर्ट जो है देखेगा और फिर उसके बाद जो है कुछ फिक्स करेगा। रूल 7 कहता है समन्स टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन बाय हिम। The summons to appear and answer shall order the defendant to produce all documents or copies thereof specified in Rule 1A of Order 8 in his possession or power upon which he intends to rely in support of his claim। ठीक है, इस केस। ठीक है, तो 7 ये कह रहा है कि जब हम समन इशू कर रहे हैं ना डिफेंडेंट को सर्व के लिए, तो उस केस में कोर्ट जो है उसके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए भी कोर्ट जो है समन में लिख देगा कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, आप इसको कोर्ट में लेके आना, आपको ये डॉक्यूमेंट जो है प्रोड्यूस करना है कोर्ट के अंदर। ठीक है, और ये कैसे होगा, रूल 1 ऑर्डर 8 का जो रूल 1 है उसमें जो भी प्रोसीजर है जैसा कुछ भी होता है वो जब हम रूल ऑर्डर 8 पढ़ेंगे तब रूल 1A जो है वो डिफेंडेंट का ही है, जो कि रिटन स्टेटमेंट की बात करता है ऑर्डर 8, तब हम पढ़ेंगे कि किस वे में जो है इसको ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। रूल 8 कहता है ऑन इशू ऑफ समन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल डिफेंडेंट टू बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस हिज विटनेसेस। एक चीज ध्यान रखने वाली ये मैंने आपको कल भी पहले वाली वीडियो में भी बताई थी 27 से 32 जब हमने सेक्शन पढ़ा था कि ऑर्डर 5 जो है ना
ये समन टू डिफेंडेंट का ऑर्डर है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट को समन कैसे सर्व होंगे वो बताता है। और ऑर्डर 16 जो है ना वो समन टू विटनेसेस का है, ठीक है। ऑर्डर 16 ये बताता है कि विटनेसेस को समन कैसे सर्व होंगे, ठीक है। ये दोनों चीज याद रखना है, दोनों ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में ही समन सर्व हो रहे हैं, तो एक में डिफेंडेंट को हो रहा है और एक में विटनेस को हो रहा है। नाउ रूल 8 क्या कहता है, वेयर द समन इज फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट इट शैल ऑल्सो डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस ऑन द डे फिक्स फॉर हिज अपीयरेंस ऑल विटनेसेस अपॉन हुज एविडेंस ही इंटेंड्स टू रिलाई इन सपोर्ट ऑफ हिज केस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर जहां समन फाइनल डिस्पोजल के लिए, ठीक है, मतलब कि कोर्ट जो है अब अपना डिसीजन देगा ही देगा, उस केस में कह रहा है कि डिफेंडेंट के पास अगर कोई विटनेसेस हैं जिसको वो लाना चाहता है अपने सपोर्ट में, अपने डिफेंस में वो प्रोड्यूस करना चाहता है कोर्ट में, तो वो जो है वो ला सकता है। जिस डेट पे हम डिफेंडेंट को कोर्ट में बुला रहे हैं उसी डेट पे जो है डिफेंडेंट अपने विटनेसेस को लाएगा, ठीक है। रूल 8 ये कहता है। ये सिर्फ और सिर्फ फाइनल डिस्पोजल के केस में है, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज में नहीं है। सेटलमेंट ऑफ इश्यूज में तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर चलता है, ठीक है। वहाँ प्रोडक्शन होता है, इम्पाउंडिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, बहुत सारा प्रोसीजर होता है। लेकिन जहाँ फाइनल डिस्पोजल की बात हो गई वहाँ पे ये बात कर रहा है। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट, अब सर्विस ऑफ समन होता है। अभी तक हमने पढ़ा था कहाँ तक, रूल 1 से लेके रूल 8 तक हमने पढ़ा था इशू ऑफ समन, ठीक है, समन कैसे इशू होते हैं। अब हम इसका सेकंड सब हेडिंग पढ़ रहे हैं जो कहता है सर्विस ऑफ समन, समन की सर्विसेज कैसे होती है। रूल 9 कहता है डिलीवरी ऑफ समन्स बाय कोर्ट where the defendant resides within the jurisdiction of court in which the suit is instituted or has an agent resident within that jurisdiction who is empowered to accept the service of summon, the summon shall, unless the court otherwise direct, be delivered or sent either to the proper officer to be served by him or one of his subordinate or to such courier services as are approved by the court, ठीक है। तो रूल 9 कह रहा है कि समन्स की डिलीवरी जो है वो कोर्ट करेगा। कैसे कैसे करेगा, अगर डिफेंडेंट जो है उसके जुरिस्डिक्शन में रह रहा है, ठीक है, या फिर उसका एजेंट है जो उसके जुरिस्डिक्शन में रह रहा है। दो चीज़ें हैं, या तो डिफेंडेंट उसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है तो, या फिर उसने अपना कोई एजेंट अपॉइंट कर रखा है और वो एजेंट उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है, तो उस केस में क्या करेगा, कोर्ट खुद जो है वो क्या करेगा, डिलीवर करेगा समन को, या फिर उसका कोई प्रॉपर ऑफिसर जो कि उसने अपॉइंट कर रखा है इन डिलीवरी के लिए उसको वो समन दे देगा, या फिर किसी कोरियर सर्विस को कह देगा समन को सर्व करने के लिए, ठीक है। कोर्ट खुद कर सकता है, किसी ऑफिसर को दे सकता है, या फिर उसके कोई सबॉर्डिनेट को भी दे सकता है, या फिर किसी कोरियर सर्विस को भी दे सकता है। जो भी कोर्ट को सही लगेगा उस वे में कोर्ट जो है क्या करेगा, समन को सर्व कर देगा। रूल 9 कहता है डिलीवरी ऑफ समन्स बाय कोर्ट। क्लियर हुआ। Now the next point, the proper officer may be an officer of a court other than that in which the suit is instituted, and where he is such an officer, the summon may be sent to him such manner as may be court direct. तो यहाँ पे बताया कि proper officer कौन होता है, ठीक है। थर्ड कहता है the services of summon may be made by delivering or transmitting a copy thereof by registered post, acknowledgement due, addressed to the defendant or his agent empowered to accept the service, or by speed post or by such courier services as are approved by the High Court or by the court referred in Subrule 1, or by any other means of the transmission of documents including fax message, electronic mail service provided by the rules made by the High Court, ठीक है। तो ये बताया है कि कैसे कैसे सर्व कर सकते हैं हम समन को, ठीक है। कोरियर से भेज सकते हैं, या फिर उसके कोरियर सर्विस के थ्रू भेज सकते हैं, या फिर फैक्स मैसेज और इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विसेज जो अभी कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा चले था ना, इलेक्ट्रॉनिक में भी आप जो है समन सर्व कर सकते हो डिफेंडेंट को। तो ये सारा एक वे बताया है कि आप कैसे जो है कोर्ट अपना समन्स को सर्व करवाएगा। प्रोवाइडेड दैट द सर्विस ऑफ समन अंडर दिस सब रूल शैल बी मेड एट द एक्सपेंस ऑफ द प्लेंटिफ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। यहाँ पे जो भी समन सर्व हो रहा है ना, जो भी समन डिफेंडेंट को सर्व किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, उस सब का खर्चा कौन देगा, वो खर्चा प्लेंटिफ देगा, ठीक है। जिसने सूट को इंस्टीट्यूट कराया है और जो चाहता है कि ये समन जो है डिफेंडेंट को जाए और डिफेंडेंट कोर्ट में आके अपना जवाब दे, वही खर्चा देगा इन सारी चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस प्लेंटिफ देगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको याद रखना, ठीक है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट,
4 पॉइंट कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब रूल 1 वेयर ए डिफेंडेंट रिसाइड्स आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड एंड द कोर्ट डायरेक्ट्स दैट द सर्विस ऑफ समन ऑन डिफेंडेंट मे बी मेड बाय सच मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन एज इज रेफर्ड इन सब रूल 3 except by registered post acknowledgement due the provision of rule 21 shall not apply. रूल 21 हम पढ़ेंगे तब इसको और डिस्कस करेंगे. अभी इतना ही याद रख लेते हैं कि जब वो जुरिसडिक्शन से बाहर है, कोर्ट की जुरिसडिक्शन में नहीं है, तब क्या होगा. कोर्ट सब रूल 3 के अंदर जो सारी चीज़ें लिखी हुई थी ना कि आप उसके एजेंट को दे सकते हो, है ना, और ये रजिस्टर्ड पोस्ट और एक्नॉलेजमेंट तो इसने हटा ही दिया, ये तो एक्सेप्ट बोल दिया, ठीक है. या फिर आप फैक्स मैसेज के थ्रू दे सकते हो, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप कोरियर सर्विस के थ्रू भी जो है समन को सर्व कर सकते हो. तो वो सारे वे में जो है कोर्ट क्या कर सकता है, समन सर्व करवा सकता है. लेकिन ये दो चीज़ें नहीं कर सकता, रजिस्टर्ड पोस्ट से नहीं भेजेगा और एक्नॉलेजमेंट के थ्रू भी नहीं भेजेगा, ठीक है. अदरवाइज वो सारे प्रोसीजर के थ्रू भेज सकता है जो अभी हम सब रूल 3 में पढ़ के आए, ठीक है. कब भेजेगा, जब डिफेंडेंट जो है आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट रहता है, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट होना चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई होगा. क्लियर हुआ. नाउ द नेक्स्ट 5th पॉइंट, when an acknowledgement or any other receipt purporting to be signed by the defendant or his agent is received by the court or postal article containing the summon is received back by the court with an endorsement purporting to have been made by a postal employee or by any person authorized by the courier service to the effect that the defendant or his agent had refused to take delivery of the postal article containing the summon or had refused to accept the summons by any other means specified in sub rule 3 when tendered or transmitted to him, the court issuing the summons shall declare that the summon had been duly served on the defendant. ठीक है. तो 5th पॉइंट क्या कह रहा है, पहली चीज़ तो ये कह रहा है कि जहाँ पे समन सर्व हो गए उस केस में डिफेंडेंट और उसके एजेंट ने साइन कर दिए ना, और वो फिर जैसे कि मान लो समन सर्व करने गए और जब डिफेंडेंट और एजेंट ने जो है समन की डिलीवरी ले ली, उसके बदले में है ना सिग्नेचर करना होता है. ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं या फिर हमारा कोरियर भी आता है तो हम वो उसके बदले में हमसे साइन करवाता है, ठीक है. तो पहली कंडीशन यही है कि जब डिलीवरी हो गई और साइन कर दिया तो वो जो है कोर्ट में सबमिट किया जाएगा, ठीक है. तो कोर्ट मानेगा कि हाँ जो समन की जो है वो क्या हो गई, डिलीवरी हो गई. सेकेंड चीज़ ये कह रहा है, जहाँ आप जो है ना पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो समन, और उस केस में क्या हो रहा है ना, जो डिफेंडेंट और उसका एजेंट है ना, उन्होंने उस डिलीवरी को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है. उन्होंने उस समन की सर्विस को एक्सेप्ट नहीं किया और वापस रिटर्न बैक कर दिया, ठीक है. तो इस केस में जो भी पोस्टल एम्प्लॉय था जो उसके घर पे गया, उसकी प्लेस पे गया डिलीवरी के लिए, और उसको डिफेंडेंट ने, उसके एजेंट ने मना कर दिया, तो वो ये एक नोट लिख के भेज देगा वापस कोर्ट में कि हमने तो उनको डिलीवरी करी थी, हम तो उनके पास गए थे पर उन्होंने लेने से मना कर दिया, ठीक है. और ये कह के वो कोर्ट में वापस जो है उन समन्स को भिजवा देगा. उस केस में कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ये मानेगा कि उनकी तरफ से जो है समन सर्व हो चुके हैं, ठीक है. वो ये डिक्लेयर करेगा दैट द समन हैड बीन ड्यूली सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट. कोर्ट यही मान के चलेगा कि कोर्ट ने जो है डिफेंडेंट को समन सर्व कर दिए हैं, चाहे डिफेंडेंट ने लिए हो या नहीं लिए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पोस्टल एम्प्लॉय की बात को ही सच मानेगा. क्लियर हो गया. नाउ द नेक्स्ट, provided that where the summons was properly addressed, prepaid and duly sent by registered post acknowledgement due, the declaration referred in sub rule shall be made notwithstanding the fact that the acknowledgement having been lost or mislaid or for any other reason had not been received by court within 30 days from the date of issue of summons. प्रोवाइडेड क्या कह रहा है कि जब हम किसी रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू समन भेज रहे हैं ना, एक्नॉलेजमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही, प्रॉपर एड्रेस है डिफेंडेंट का, है ना, और हमने ऑलरेडी उसकी जब हमने उसके सर्विस चार्ज जो है वो भी दे दिए हैं ना, उनको भी हमने पे कर दिया है, ठीक है, और रजिस्टर्ड पोस्ट है, सारी चीज़ें हैं. और फिर क्या हो गया ना कि वो जो है लॉस्ट और मिसलीड हो गया, ठीक है. वो जो वापस रिटर्न जो कॉपी आनी थी ना कोर्ट के अंदर, वो गुम गई है या फिर मिसप्लेस हो गई, कोई दूसरी जगह चली गई, उस केस में भी, और हैज़ नॉट बीन रिसीव बाय कोर्ट विद इन 30 डेज. पहला तो क्या लॉस हो गया, मिसलीड हो गया, या फिर 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट ने जो है वो रिसीव नहीं किया, कोर्ट के अंदर नहीं आया 30 दिन के अंदर अंदर, उस केस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला. कोर्ट यही मानेगा कि समन्स की जो है वो क्या हो चुकी है, डिफेंडेंट को सर्विस हो चुकी है, ठीक है. जो पहले वाले रूल में मान रहा था वही चीज़ मान के चलेगा कोर्ट, इस चीज़ से फर्क
नहीं पड़ने वाला। क्लियर हो गया। नाउ द सिक्स, द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट जज एज द केस में बी शेल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ कोरियर एजेंसीज फॉर द पर्पज ऑफ सब रूल 1। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जजेस जो हैं वो क्या करते हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से कोरियर एजेंसीज को जो है इन ड्यूटीज़ के लिए वो लोग क्या कर लेते हैं, उनके साथ अग्रीमेंट वगैरह कर लेते हैं कि हमारे समन्स जो है वो आप लोगों आपकी एजेंसीज के थ्रू ही सर्व होंगे। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट रूल 9 है समन्स गिवन टू प्लेंटिफ फॉर सर्विस। The court may, in addition to the service of summons under Rule 9, on the application of the plaintiff for the issue of a summon for the appearance of the defendant, permit such plaintiff to effect service of such summon on such defendant and shall in such a case deliver the summon to such plaintiff for service। तो रूल 9A क्या कह रहा है, ये इसको हम हिंदी में कहते हैं दस्ती समन, जिसको कि खुद प्लेंटिफ जाके सर्व करता है डिफेंडेंट पे। ठीक है, इनको हम दस्ती समन कहते हैं। कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो यही है, ये है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं इसलिए, बाकी अगर आप कोर्ट में जाओगे प्रैक्टिस देखोगे तो वहाँ पे यही सारी चीज़ें बोली जाती है। ये सारी ये जो अपन जो ये लॉ की लैंग्वेज पढ़ते हैं डायरेक्ट में, वो लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं दस्ती समन। तो यहाँ पर 9A क्या कह रहा है कि अभी तक तो 9 में क्या हो रहा था कि कोर्ट सर्व कर रहा था, है ना। 9A के अंदर क्या हो रहा है कि प्लेंटिफ जो है वो खुद समन कर रहा है। ठीक है, अगर प्लेंटिफ आके एप्लीकेशन दे दे और कह दे कि नहीं मैं डिफेंडेंट को समन सर्व करना चाहता हूँ, तो उस केस में जो है कोर्ट प्लेंटिफ को अलाउ कर देगा कि वो डिफेंडेंट को समन सर्व कर सकता है। ठीक है, द सर्विस ऑफ सच समन शैल बी इफेक्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सच प्लेंटिफ बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू द डिफेंडेंट पर्सनली अ कॉपी देयर ऑफ साइन बाय द जज और सच ऑफिसर ऑफ कोर्ट एज ही मे अपॉइंट इन दिस बिहाफ एंड सील विद द सील ऑफ द कोर्ट और बाय सच मोड ऑफ सर्विस एज इज रेफर्ड इन सब रूल 3 ऑफ रूल 9। ठीक है, तो ये बताया है कि वो जो है जाके उसको पर्सनली देगा और उस पर क्या होने चाहिए, उसके जज के साइन होने चाहिए, कोर्ट की सील होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब वो जो है उसको जाके जो है पर्सनली समन की सर्विस कर सकता है। क्लियर हुआ। Now third, the provision of Rule 16 and 18 shall apply to a summon personally served under this rule as if the person effecting service were a serving officer। ठीक है, रूल 16 एंड 18 के प्रोविजन सेम अप्लाई होंगे जैसे कि पर्सन जो है वो खुद क्या है, सर्विंग ऑफिसर है। रूल 16-18 पढ़ेंगे तब हम इसको और डिस्कस कर लेंगे। Now the fourth, if such summons when tendered, if refused or if the person served refuses to sign an acknowledgement of service or for any reason such summon cannot be served personally, the court shall on the application of the party reissue such summon to be served by court in the same manner as a summons to a defendant। किसी कारण कोई कारण हो गया जिससे कि प्लेंटिफ समन को सर्व नहीं कर पा रहा डिफेंडेंट को, उस केस में क्या होगा, वापस से प्लेंटिफ कोर्ट में आके एप्लीकेशन लगाएगा और अपना रीज़न बताएगा कि इस रीज़न के कारण हम समन्स को सर्व नहीं कर पाए और हम चाहते हैं कि कोर्ट ही जो है इन समन को सर्व करे। तो उस केस में कोर्ट जो है समन्स को क्या करेगा, री इशू कर देगा। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट रूल 10 कहता है मोड ऑफ सर्विस। Service of the summons shall be made by delivering or tendering a copy thereof signed by the judge or such officer as he appoints in this behalf and seal with the seal of court। कैसे होगी, जो कॉपी होगी उस समन की उस पर क्या होना चाहिए, जज के साइन होनी चाहिए, सील होनी चाहिए। ठीक है, ये सर्विस होती है। डिलीवर भी कर सकते हैं और टेंडर भी कर सकते हैं। नाउ रूल 11, सर्विस ऑन सेवरल डिफेंडेंट्स। अब जहाँ एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है उन पर सर्विस कैसे होती है। सेव एज अदरवाइज प्रिस्क्राइब वेयर देयर आर मोर डिफेंडेंट्स देन वन, सर्विस ऑफ समन शैल बी मेड ऑन ईच डिफेंडेंट। ठीक है, तो जहाँ एक से ज़्यादा डिफेंडेंट तो हर एक डिफेंडेंट को जो है समन्स की सर्विस होगी। ऐसा नहीं है कि एक से ज़्यादा डिफेंडेंट तो आप एक ही को कर दो और वो सबको मानी जाएगी, नहीं, हर एक डिफेंडेंट को आपको समन्स भेजने पड़ेंगे। Rule 12, service to be on defendant in person when practicable or on his agent। Wherever it is practicable, service shall be made on the defendant in person unless he has an agent empowered to accept service, in which case service on such agent shall be sufficient। तो 12 ये कह रहा है कि होती कोशिश हमेशा समन जो है वो डिफेंडेंट को ही सर्व होने चाहिए, लेकिन अगर उसके एजेंट को एम्पावर कर रखा है कि उसके बिहाफ पे वो सर्विसेज ले तो उस केस में हम एजेंट को देंगे। अदरवाइज हमेशा कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमारे समन्स जो है वो डिफेंडेंट को सर्व हो। क्लियर हो गया।
Now the next rule 13, service on agent by whom defendant carries on business. In a suit relating to any business or work against a person who does not reside within the local limits of jurisdiction of court from which the summon is issued, service on any manager or agent who at the time of service personally carries on such business or work for such person within such limits shall be deemed good service. ठीक है, तो ये कह रहा है कि जहाँ पे डिफेंडेंट जो है इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं रह रहा, लेकिन उसका बिजनेस वगैरह जो है उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है, ठीक है, वहां पर अगर उसका कोई मैनेजर है या फिर उसका कोई एजेंट है, अगर आप उसको सर्विस कर रहे हो, वहां डिफेंडेंट नहीं मिल रहा और आप इनको सर्विस कर रहे हो, तो भी माना जाएगा कि आपने जो है आपके समन्स की सर्विस कर दी है. फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस रूल द मास्टर ऑफ ए शिप शैल बी डीम्ड टू बी द एजेंट ऑफ ओनर और करेक्टर. सॉरी, इट्स नॉट करेक्टर, इट्स चार्टर्ड, है ना, ये डी है आर की जगह. तो ये कह रहा है कि जो मास्टर ऑफ ए शिप होगा ना, उसको क्या माना जाएगा, एजेंट माना जाएगा. किसका, ओनर का और चार्टर्ड का. ठीक है, क्लियर हो गया. मास्टर ऑफ शिप को हम एजेंट मानेंगे, ओनर और चार्टर्ड का. नाउ द नेक्स्ट वन, रूल 14 कहता है सर्विस ऑन एजेंट इन चार्ज इन सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी. वेयर इन ए सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, सर्विस कैन नॉट बी मेड on the defendant in person and the defendant has no agent empowered to accept the service, it may be made on any agent of the defendant in charge of the property. तो 14 ये कह रहा है जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आए और वहाँ पे जो है डिफेंडेंट को सर्विस नहीं हो सक रही है और वहाँ पे उसका कोई एजेंट भी उसने अपॉइंट नहीं कर रखा है जिसपे कि हम उसको सर्विस कर सकें, तो उस केस में कोई और पर्सन जिसके पास की उस प्रॉपर्टी का इंचार्ज है, ठीक है, जो उस वक्त उस प्रॉपर्टी के चार्ज में है, हम उसको जो है समन सर्व कर देंगे. क्लियर. Now the next rule 15, where service may be on an adult member of defendant's family. Where in any suit the defendant is absent from his residence at the time when the service of summon is sought to be effected at his residence, and there is no likelihood of his being found at the residence within a reasonable time, and he has no agent empowered to accept the service of the summons on his behalf, service may be made on any adult member of the family whether male or female who is residing with him. ठीक है, तो रूल 15 ये कह रहा है कि जब हम डिफेंडेंट के रेजिडेंस पे समन सर्व करने के लिए जाते हैं, उसके घर पे जब हम जा रहे हैं लेकिन उसके घर पे वो खुद ही नहीं मिल रहा, डिफेंडेंट खुद ही उसके घर पे प्रेजेंट नहीं है, घर से एब्सेंट है वो, ठीक है, या फिर क्या हो रहा है ना, ऐसा होता है ना बहुत बार कोई बाहर चले जाते हैं पर ऐसा होता है ना थोड़ी देर में वापस घर लौट आएगा वो इंसान, तो हम उसको तब समन सर्व कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी लाइकलीहुड नहीं है कि वो कितनी देर में वापस घर पे आएगा. ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि उसने अपना कोई एजेंट भी अपॉइंट नहीं कर रखा कि हम उसके एजेंट को सर्विस कर दें उसकी एब्सेंस में. ठीक है, तो उस केस में हम समन्स को कैसे सर्व करेंगे, एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली को सर्व करेंगे. ठीक है, उसकी फैमिली में जो भी एडल्ट मेंबर है हम उसको वो समन सर्व कर देंगे. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एडल्ट मेंबर लिखा है. जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे ना, जब हम सीआरपीसी में समन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे एडल्ट मेल मेंबर है, वहाँ पे सिर्फ मेल ही जो है हम उसको मेल ही जो है समन की सर्विस को एक्सेप्ट कर सकता है. यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ले सकते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंस है सीपीसी और सीआरपीसी में. सीपीसी में तो मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं, लेकिन सीआरपीसी में सिर्फ एडल्ट मेल मेंबर जो भी है फैमिली का सिर्फ वो ही ले सकता है. क्लियर हो गया. द एक्सप्लेनेशन, अ सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रूल. ठीक है, तो जो सर्वेंट है, अगर उस घर में कोई सर्वेंट है तो वो उसको हम फैमिली का मेंबर नहीं मानते हैं. क्लियर हो गया. आज की इस वीडियो में इतना ही है. दैट्स ऑल. 16 से लेके 30 तक के जो भी रूल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर एक साथ इनको करते तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाती, इसलिए मैं वो वाले पार्ट को जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी. अगर आपको कोई रूल नहीं समझ में आ रहा, किसी भी प्रोविज़न में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं. एंड येस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, हेल्पफुल लगाओ, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Thank you so much.